स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की। मतलब वो हुनर जो हमें अपने विचारों, अपने जज्बातों और कामों को संभालने में मदद करते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी के जो भी लक्ष्य हैं उन तक पहुंच सकें। बिल्कुल। हमारे पास कुछ दिलचस्प दस्तावेज भी हैं, कुछ नोट्स हैं, एक गाइड है जो इन स्किल्स के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। हम कई चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे तनाव को कैसे हैंडल करें, अकेले कैसे काम करें, खुद को कितना जानते हैं हम, प्रेरणा, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ रेगुलेशन, ये सब। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें निकालें, समझें कि ये स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की कामयाबी के लिए, और इन्हें हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये आत्म प्रबंधन की कहानी हमें कहाँ ले जाती है। शुरुआत करते हैं तनाव से। स्ट्रेस, शायद ही कोई होगा जिसे ये ना होता हो। हमारे दस्तावेज कहते हैं कि तनाव असल में शरीर का एक रिएक्शन है। किसी भी बदलाव के लिए, चाहे वो शारीरिक हो, इमोशनल हो या साइकोलॉजिकल, ये वो लड़ो या भागो वाली स्थिति पैदा कर देता है। हाँ, और एक दिलचस्प बात जो इन स्रोतों में है वो ये कि सारा तनाव बुरा नहीं होता। अच्छा। हाँ, एक होता है यू स्ट्रेस, मतलब अच्छा वाला तनाव। अच्छा तनाव जैसे मान लीजिए स्टेज पर बोलने से ठीक पहले थोड़ी घबराहट होती है। अच्छा। और उसमें एक एक्साइटमेंट भी होती है। हाँ हाँ, होती है। या फिर रोलर कोस्टर पर बैठने का रोमांच। बिल्कुल। ये हमें जगाता है, एक तरह से बेहतर करने के लिए तैयार करता है। मुश्किल तब है जब बुरा तनाव, जिसे डिस्ट्रेस कहते हैं, वो लंबे समय तक रहे। दस्तावेज साफ कहते हैं कि ये फिर सेहत के लिए ठीक नहीं। स्रोतों में स्टूडेंट्स की लाइफ से जुड़े कुछ आम उदाहरण भी दिए हैं, जैसे एग्जाम में नंबर कम आ गए। हाँ, स्कूल की टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, या प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ गई सिर पर। ये सब चीजें तनाव बढ़ा सकती हैं। पर यह तनाव दिखता कैसे? क्या इसके कुछ खास लक्षण होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? नोट्स में कुछ बताया गया है। लक्षण न असल में काफी अलग अलग हो सकते हैं, हर किसी में एक जैसे नहीं होते। अच्छा। लेकिन जो आम पैटर्न इन दस्तावेजों में दिखते हैं उनमें है नींद में गड़बड़ी। या तो बहुत कम नींद आना या बहुत ज्यादा, बेचैनी सी महसूस होना, लगातार सिर दर्द रहना। सिर दर्द, हाँ। मूड बदलना बार बार, कभी गुस्सा, कभी उदासी, भूख का बदलना, ध्यान लगाने में मुश्किल होना, लोगों से थोड़ा कटने लगना, उदास रहना। अहम बात यह है कि पहचाने कि कुछ गड़बड़ है। और ये आता कहाँ से है? स्रोत कहते हैं 4 मुख्य वजह हो सकती हैं। मानसिक, जैसे एग्जाम का प्रेशर। शारीरिक, मतलब कोई बीमारी वगैरह। सही। सामाजिक, यानी रिश्तों में दिक्कतें। और वित्तीय, मतलब पैसे की चिंता। तो फिर इसे मैनेज करना इतना जरूरी क्यों है? गाइडलाइंस इस पे इतना जोर क्यों देती हैं? जरूरी इसलिए है क्योंकि लंबा चलने वाला तनाव, जैसा स्रोत बताते हैं, हमारे पूरे सिस्टम पर बुरा असर डालता है। पूरे सिस्टम पर? हाँ, इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, पाचन खराब हो सकता है, दिल पर असर पड़ सकता है, और शायद सबसे बड़ी बात, ये हमारी साफ सोचने की, सही फैसले लेने की ताकत को कम कर देता है। अच्छा। हम ठीक से सोच नहीं पाते। इसलिए तनाव प्रबंधन सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, ये सेहतमंद रहने, अपना काम ठीक से करने, रिश्ते संभालने, इन सब के लिए जरूरी है, जिंदगी में संतुलन के लिए। हाँ। तो इसे काबू में कैसे लाएं? स्रोत 3 स्टेप्स बताते हैं ना। हाँ, 3 बुनियादी कदम। हाँ। पहला, ये मानना, पहचानना कि हाँ मुझे तनाव है। ठीक है। दूसरा, समझना कि ये हो क्यों रहा है, मतलब जड़ क्या है इसकी। ओके। और तीसरा, फिर इसे संभालने के तरीके अपनाना। और ये तरीके क्या हैं? क्या स्रोतों में कुछ खास तकनीकों की बात हुई है? ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं। अच्छा। हेल्दी खाना, पूरी नींद लेना, योग और ध्यान, इनका भी काफी जिक्र है। ये सब तनाव कम करने में मदद करते हैं। और सामाजिक पहलू, लोगों से मिलना जुलना। बिल्कुल, अपनों के साथ वक्त बिताना, दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना, पिकनिक वगैरह, ये हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं। बहुत जरूरी है ये। एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक का भी जिक्र है, एल्बर्ट एलिस की ABC तकनीक। ABC, ये क्या है? A मतलब एडवर्सिटी, यानी कोई मुश्किल हालात या घटना। ठीक है। B है बिलीफ्स, यानी उस घटना के बारे में हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा। और C है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी हमारे उन विचारों का नतीजा, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार। ओके, तो ये काम कैसे करती है? ये तकनीक हमें ये समझने में मदद करती है कि असल में घटना उतनी तनावपूर्ण नहीं होती जितना हमारा उस घटना के बारे में सोचना उसे बना देता है।
मतलब हमारा बिलीफ तय करता है कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अच्छा, तो हम अपने सोचने का तरीका बदलकर तनाव कम कर सकते हैं? बिल्कुल, नोट्स यही इशारा करते हैं। अपने बिलीफ्स को चुनौती देकर, उन्हें बदलकर हम अपने तनाव के कॉन्सिक्वेंसेस को बदल सकते हैं। ये सिर्फ जानना नहीं, इसे इस्तेमाल करना जरूरी है। कमाल है। हिंदी स्रोत में भी कुछ आसान उपाय थे शायद। हाँ, उनमें गहरी सांस लेना, संगीत सुनना या किसी भरोसेमंद इंसान से अपनी परेशानी शेयर करना, ये आसान लेकिन असरदार तरीके बताए गए हैं। ये ABC तकनीक तो वाकई सोचने वाली बात है। चलिए अब अगले हुनर पर आते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करना, वर्किंग इंडिपेंडेंटली। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है इन दस्तावेजों के हिसाब से? हाँ, ये सिर्फ अकेले काम करना नहीं है। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि ये वो काबिलियत है जिससे आपको जो काम दिया गया है उसे पूरी जिम्मेदारी से, अपनी पूरी क्षमता लगाकर खुद पूरा कर सके, बिना किसी के पीछे पड़े, बिना लगातार सुपरविजन के। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, खुद पहल करनी होती है, अपने काम की ओनरशिप लेनी होती है। ओनरशिप। और इसके फायदे क्या बताए गए हैं? नोट्स में लिखा है फोकस बढ़ता है, अपनी रफ्तार से काम कर सकते हैं, कुछ और भी? हाँ, फोकस और अपनी रफ्तार तो है ही, स्रोत ये भी बताते हैं कि इससे अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना आसान हो जाता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इससे काम से संतुष्टि भी बढ़ सकती है। खासकर आजकल जब रिमोट वर्क का चलन बढ़ा है, लोगों को ज्यादा आजादी और कंट्रोल मिलता है जो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन ये सबके लिए आसान नहीं होता होगा। मतलब अकेले प्रभावी ढंग से काम करने के लिए क्या गुण चाहिए? गाइड में कुछ बताया है? बिल्कुल, इसके लिए कुछ खास बातें जरूरी हैं। स्रोत जोर देते हैं, पहला सेल्फ अवेयर होना, यानी अपनी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, ये जानना। दूसरा सेल्फ मोटिवेटेड होना, अंदर से काम करने की इच्छा होना, किसी बाहरी पुश की जरूरत ना पड़ना। सही। तीसरा पहल करना, इनिशिएटिव लेना, खुद से काम शुरू करना या काम को बेहतर करने के तरीके सोचना। ओके। चौथा रिसोर्सफुलनेस, मतलब जो साधन है उनका बेस्ट इस्तेमाल करके टाइम पर काम पूरा करना, जुगाड़ू होना एक तरह से। और आखिरी जिम्मेदारी लेना, अकाउंटेबिलिटी, अगर गलती हो जाए तो उसे मानना और उससे सीखना। ये सब गुण मिलकर ही प्रभावी स्वतंत्र काम मुमकिन बनाते हैं। तो ये सिर्फ अकेले होने के बारे में नहीं है, ये है अकेले होकर भी प्रभावी, जिम्मेदार और प्रोएक्टिव होना। बिल्कुल। और ये हमें अगले मुद्दे पर लाता है, आत्मनिर्भरता के स्तंभ। स्रोत 3 खास गुणों पर बहुत जोर देते हैं: आत्मजागरूकता, स्वप्रेरणा और आत्मनियमन। पहले आत्मजागरूकता को समझते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। ये खुद को जानना कितना गहरा है। ये सिर्फ अपने पसंद नापसंद जानने से कहीं ज्यादा है। स्रोत बताते हैं कि आत्मजागरूकता का मतलब है अपने कैरेक्टर को समझना, अपनी भावनाओं को, अपने इरादों को, इच्छाओं को, अपनी मान्यताओं, अपनी वैल्यूज, इन सबको गहराई से समझना। ये जानना कि ये सब आपके व्यवहार पर कैसे असर डालते हैं। असल में ये सवाल है, मैं कौन हूँ, इसका जवाब ढूंढना। और उसका फायदा? फायदा ये है कि ये हमें अपनी ताकत पर खेलने में मदद करता है। हम दूसरों की नज़र में ज्यादा भरोसेमंद बनते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं। स्रोत ये भी कहते हैं कि इससे हम ये समझ पाते हैं कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। स्रोतों में रुचि और क्षमता के फर्क का भी जिक्र है, इंटरेस्ट और एबिलिटी। जैसे मुझे गाना पसंद हो सकता है, ये मेरी रुचि है, पर शायद मैं हिसाब किताब में ज्यादा अच्छा हूं, वो मेरी क्षमता है। ये जानना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है ताकि हम अपने रास्ते बेहतर चुन सकें। हम उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जिनमें हम अच्छे हैं, यानी हमारी क्षमता है, और साथ ही उन चीजों के लिए भी वक्त निकाल सकते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है, जो हमारी रुचि है। समझ गया। अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। ये अंदर की आग कहाँ से आती है? ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमें बिना किसी बाहरी इनाम या सजा के डर के अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ाती है। बिना बाहरी इनाम के? हाँ, खासकर तब जब रास्ता मुश्किल हो। स्रोत 2 तरह की प्रेरणा बताते हैं। एक आंतरिक, इंट्रिंसिक, जो काम करने के मजे से या संतुष्टि से आती है, जैसे कोई पेंटिंग बनाए क्योंकि उसे अच्छा लगता है। और दूसरी बाहरी, एक्सट्रिंसिक, जो किसी बाहरी इनाम के लिए होती है, जैसे पैसा, तारीफ या सजा से बचने के लिए। दस्तावेज साफ कहते हैं कि जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, ज्यादा मेहनती होते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके लिए क्या जरूरी है। शिवाली का उदाहरण बहुत अच्छा दिया नोट्स में।
बैडमिंटन प्लेयर बनने के लिए रोज सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करना बिना किसी के कहे, ये पक्की आंतरिक प्रेरणा है। बिल्कुल। इसे बनाने के लिए क्या कोई खास तरीका बताया गया है? हाँ, स्रोत 4 कदम सुझाते हैं। पहला, अपनी ताकत को पहचानो और उसका इस्तेमाल करो। ठीक है। दूसरा, साफ और हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य तय करो, ऐसे लक्ष्य जो वाकई पूरे हो सकें। तीसरा, उन लक्ष्यों तक पहुंचने का एक प्लान बनाओ, स्टेप बाय स्टेप। और चौथा, उस प्लान पर टिके रहो, रोज कोशिश करो। हिंदी स्रोत में भी यही बात है, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो और खुद को यकीन दिलाओ, मैं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ वाला एटीट्यूड। और तीसरा स्तंभ है आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। ये क्या है और क्यों जरूरी है? ये अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार पर काबू रखने की क्षमता है, खासकर मुश्किल या दबाव वाली स्थितियों में। भावनाओं पर काबू रखना। हाँ, मतलब ये नहीं कि भावनाएं दबा देना, बल्कि ये कि हम बिना सोचे समझे रिएक्ट ना करें, सोच समझकर कदम उठाएं। स्रोत इसके फायदे बताते हैं। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना, अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से जाहिर करना, मुश्किल हालात में भी शांत और प्रभावी रहना। अच्छा। ये हमें फौरी इच्छाओं या गुस्से में बहने के बजाय अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर टिके रहने में मदद करता है। ये असल में जागरूकता और प्रेरणा को एक्शन में लाने का तरीका है। हमने तनाव कम करने के तरीकों में टाइम मैनेजमेंट का जिक्र सुना था, पर स्रोत इसे अलग से भी एक बहुत जरूरी स्किल मानते हैं। लगता है ये वाकई कई चीजों की जड़ है। बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ घड़ी देखना नहीं है। स्रोत इसे परिभाषित करते हैं, अपने पास जो वक्त है उसका सोच समझकर इस्तेमाल करना, ताकि जरूरी काम पूरे हो सकें। सोच समझकर इस्तेमाल? हाँ, इससे कुशलता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हिंदी स्रोत की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कौन सी? हर किसी के पास 24 घंटे हैं, फर्क बस इतना है कि कोई योजना से इस्तेमाल करता है और कोई यूं ही गवा देता है। ये योजनाबद्ध इस्तेमाल ही कुंजी है। सही बात है। तो इस योजनाबद्ध इस्तेमाल के लिए स्रोत क्या कदम सुझाते हैं? मैंने नोट्स में 4 मुख्य बातें देखी। हाँ, वो 4 कदम बहुत प्रैक्टिकल है। पहला, ऑर्गेनाइज करना, मतलब चीजों को व्यवस्थित रखना, चाहे वो आपका डेस्क हो या कंप्यूटर फाइल्स, पहले से प्लान करना कि क्या करना है। ऑर्गेनाइज। दूसरा, प्रायोरिटाइज करना, ये समझना कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है और कौन सा बाद में हो सकता है। अक्सर हम जरूरी और गैर जरूरी में फर्क नहीं कर पाते। स्रोत कहते हैं लिस्ट बनाओ, डेडलाइन देखो, फिर तय करो। लिस्ट बनाना, हाँ। तीसरा, कंट्रोल करना, अपने वक्त पर अपना कंट्रोल रखना, उन चीजों को पहचानना और कम करना जो वक्त बर्बाद करती हैं, जैसे बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या लंबी बेमतलब की मीटिंग्स। ना कहना सीखना भी इसी का हिस्सा है। ना कहना सीखना ये मुश्किल होता है लेकिन जरूरी है। और चौथा, ट्रैक करना, कुछ दिन ये देखना कि आपका वक्त असल में जा कहाँ रहा है। स्रोत कहते हैं कि इससे पता चलता है कि कौन सी आदतें बदलनी है। अच्छा, ट्रैक करना। और इसे अमल में लाने के लिए कुछ टिप्स भी हैं शायद, जैसे टू डू लिस्ट? हाँ, बिल्कुल। टू डू लिस्ट बनाना और उसे लगातार अपडेट करते रहना एक बहुत कॉमन और असरदार तरीका है। अपने काम करने की जगह को साफ सुथरा रखना ताकि ध्यान कम भटके। डिस्ट्रैक्शन कम करना, जैसे फोन के नोटिफिकेशंस बंद करना जब आप किसी जरूरी काम में लगे हों। हाँ, ये फोन के नोटिफिकेशंस। और एक बहुत बड़ी चुनौती जिससे स्रोत बचने को कहते हैं, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को आखिरी पल के लिए ना छोड़ना। सार यही है कि वक्त के मालिक बनो, गुलाम नहीं। ये बहुत काम की बात है। अब हिंदी स्रोत में 2 और स्किल्स पर जोर दिया गया है, लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेटिंग और सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग। लक्ष्य तय करना क्यों इतना जरूरी बताया गया है? जरूरी इसलिए है क्योंकि लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, एक मंजिल दिखाते हैं। अगर लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं चलेगा, हम भटकते रहेंगे। स्रोत यहाँ स्मार्ट लक्ष्यों की बात करते हैं। ये एक्रोनिम है, स्मार्ट, SMART। हाँ, S यानी स्पेसिफिक, यानी लक्ष्य एकदम साफ हो। M यानी मेजरेबल, उसे नापा जा सके कि कितना पूरा हुआ। A यानी अचीवेबल, ऐसा हो जिसे हासिल किया जा सके। R यानी रियलिस्टिक, असलियत के करीब हो, हवा हवाई न हो। और T यानी टाइम बाउंड, उसे पूरा करने की एक समय सीमा हो। अच्छा, स्मार्ट गोल्स। हाँ, इस फ्रेमवर्क से लक्ष्य सिर्फ एक सपना नहीं रहता, बल्कि एक ठोस प्लान बन जाता है। और सकारात्मक सोच, हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग। स्रोत कहते हैं कि ये मुश्किलों में भी उम्मीद जगाती है और चुनौतियों को मौके में बदल सकती है।
ये मैं कर सकता हूँ वाला नजरिया। हाँ, ये नजरिया बहुत मायने रखता है। स्रोत बताते हैं कि नेगेटिव सोच हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देती है। ये तो मुझसे होगा ही नहीं। सही कहा। जबकि पॉजिटिव सोच हमें समाधान ढूंढने में मदद करती है, मुश्किलों से लड़ने और आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मुश्किलों को अनदेखा करें, नहीं, बल्कि ये यकीन रखें कि उनसे निपटा जा सकता है। सफल लोग अक्सर चुनौतियों को सीखने का एक मौका मानते हैं, जैसा कि इन दस्तावेजों में कहा गया है। और अच्छी बात यह है कि इसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। ये एक आदत है। आदत। और आखिर में हिंदी स्रोत आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी बात करता है, खुद पर यकीन। हाँ, ये शायद इन सब का आधार है। कॉन्फिडेंस आधार कैसे? क्योंकि आत्मविश्वास ही हमें नई चीजें आजमाने की हिम्मत देता है, डर का सामना करने की ताकत देता है, हार के डर से ऊपर उठने में मदद करता है। स्रोत कहते हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैदाइशी होती है, इसे बनाया और बढ़ाया जा सकता है। कैसे? अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को पहचान कर। जब कुछ अच्छा करें तो खुद की सच्ची तारीफ करें, दूसरों की वैलिडेशन का इंतजार ना करें। अपनी तारीफ खुद करें। हाँ, लेकिन सच्ची। और गलतियों से सीखें, उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा न बनने दें। ये आदतें धीरे धीरे आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने आत्म प्रबंधन के कई धागों को सुलझाने की कोशिश की। तनाव को समझना, उसे संभालना, वक्त का सही इस्तेमाल करना, अकेले दम पर काम करना, खुद को गहराई से जानना, मोटिवेटेड रहना, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, साफ लक्ष्य बनाना, पॉजिटिव सोचना और खुद पर यकीन रखना। काफी कुछ है। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, कैसे? जैसे देखिए, अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा करते हैं तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। हाँ, ये तो है। अगर आप खुद को जानते हैं यानी सेल्फ अवेयर हैं, तो आपको पता होता है कि आपको क्या चीज मोटिवेट करती है। इससे लक्ष्य बनाना आसान हो जाता है। सही। और सेल्फ रेगुलेशन आपको उन लक्ष्यों पर टिके रहने में मदद करता है, चाहे मन न भी कर रहा हो। तो ये सब मिलकर ही हमें ज्यादा संतुलित, ज्यादा प्रभावी और ज्यादा संतुष्ट बनाते हैं। सिर्फ काम में ही नहीं, पूरी जिंदगी में। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात, जैसा कि इन स्रोतों से साफ है कि ये हुनर सीखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी में होते हैं और किसी में नहीं। इन्हें लगातार प्रैक्टिस करके, खुद पर ध्यान देकर डेवलप किया जा सकता है। बिल्कुल। तो शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है, हमने आज इतने सारे स्किल्स की बात की, तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन, आत्म जागरूकता, लक्ष्य निर्धारण, ये सब व्यक्तिगत तरक्की से जुड़े लगते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने से। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या इन स्रोतों में कहीं इस बात का भी कोई संकेत है, या हमें ये सोचना चाहिए कि इन व्यक्तिगत कौशलों का, इन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों पर या समाज की भलाई पर क्या असर पड़ता है? अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ अपने प्रबंधन में माहिर होना काफ़ी है, या इसका कोई बड़ा संदर्भ भी है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि कैसे हमारा बेहतर सेल्फ मैनेजमेंट दूसरों के लिए, समाज के लिए भी फायदेमंद